चलिए जी, गुड इवनिंग। आज हमारी कैश फ्लो की है क्लास नंबर शायद 4, है ना। क्लास नंबर 4 है। तो फॉर्मेट हमने कल याद किया था। क्या अकाउंट, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है हमारा? AS3। किस मेथड से कैश फ्लो बनाते हैं? डायरेक्ट मेथड अपने सिलेबस में नहीं है, बीकॉम में जाके या सीए में जाके आ जाएगा डायरेक्ट मेथड भी, जहां पे हम सीधा सीधा चलते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं उल्टा। P&L वाला अकाउंटेंट क्या सौंप के चला गया था हमें? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या हम इसको कभी कभी बोल देते थे प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन। ठीक है जी, प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन हम बोल देते हैं या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोल देते हैं। तो इसके बाद पहले चार चीजें ऐड करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी रिवाइज करा रहा हूं, पहले चार चीजें ऐड करेंगे। प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व और प्रोविजन फॉर टैक्स। टैक्स मेड, पेड नहीं, टैक्स मेड। तो इसके बाद आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, या इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें हम ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि ऊपर माइनस हो चुके थे P&L में, तो इधर करेंगे ऐड नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि डेप्रिसिएशन, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड। कुछ आइटम ऐसी हैं जो फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग में जाएंगी, कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो कहीं नहीं जाएंगी, लेकिन वो नॉन कैश है, इसलिए ऐड कर देते हैं उसको। P&L अकाउंट में नॉन कैश और कैश सारी आइटम माइनस हो चुकी थी, हम इसमें कैंसिलेशन कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन हो गया, प्रपोज डिविडेंड हो गया, इंटरिम डिविडेंड हो गया, नहीं वो तो ऊपर हो चुके हैं, और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, गुडविल या इंटेंजिबल एसेट, राइट ऑफ का मतलब ही डेप्रिसिएशन ही होता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर या फिर इंक्रीज इन प्रोविजन। इन सब के लॉजिक्स पिछली क्लास में बता दिए थे। लेस कर देंगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स जो ऊपर P&L में ऐड है, लेकिन हो सकता है वो क्रेडिट वाली है, नॉन कैश, इसलिए उसको हटाओ यानी कि माइनस करो, या फिर उनका अपना घर इन्वेस्टिंग बैठेगा, इसलिए यहां से हटा के इन्वेस्टिंग में डाल दो। तो क्या क्या लेस होना है? इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, डिक्रीज इन प्रोविजन हो गया, या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट इन्वेस्टिंग की चीज है, तो यहां से हटाओ, क्योंकि ये यहां पे ऐड हुआ पड़ा है प्रॉफिट में से। फिर हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बोलना है मेरे साथ साथ एक बार, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। एक बार सारा दोबारा से बोल रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS नंबर, विद विच मेथड? स्टार्ट कहां से होगा? प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन। कितनी चीजें ऐड करनी है? चार चीजें ऐड करेंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, टैक्स मेड ऐड करेंगे। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। फिर जो आएगा सबसे बोरिंग पार्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। एक बार फिर से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, फिर इसमें वर्किंग कैपिटल को ठीक करना है। अभी तक मैंने P&L को सेट कर दिया, अब वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी ऐड करेंगे। डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। लेस कर देंगे इसका अपोजिट, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन। फिर आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या आएगा? एक बार फिर से देखते हैं। स्टार्ट हुआ था पैट से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से, एप्रोप्रिएशन से, फिर आया था PBT, फिर आया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर आया कैश, बोलो, कैश जनरेटेड, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस है, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। क्या वर्ड है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर माइनस कर देंगे टैक्स पेड। तो अगर आंसर पॉजिटिव में आ गया तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अगर माइनस में आया तो कैश फ्लो यूज्ड इन ऑपरेटिंग। तो पहला आ गया। बी पॉइंट आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सीरियल वाइज में आना है। इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिलेटेड होती है या तो एसेट्स से या इन्वेस्टमेंट से। तो जो एसेट्स को हम बेच रहे हैं, सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट, प्लस में आ जाएगा। सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस में आएगा। इस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, वो प्लस में आ जाएगा। तो माइनस में क्या आएगा बोलोगे? परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सिंपल। माइनस में क्या आएगा? परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्लस में क्या आएगा? परचेज ऑफ, सेल ऑफ एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। पॉजिटिव में आ गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, माइनस में आ गया कैश फ्लो यूज्ड इन। उसके बाद तीसरा, कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो तीसरा आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी किस किस से रिलेटेड होगी? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगी या तो शेयर कैपिटल से या लोन से। लोन लॉन्ग टर्म्स भी हो सकते हैं नॉन करंट, और शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं।
तो शेयर कैपिटल इश्यू कर रहे हैं, पैसा आएगा प्लस में। डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, पैसा आएगा प्लस में। अगर डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं या अपने शेयर्स को बाय बैक कर रहे हैं, मतलब अपने ही शेयर दोबारा से खरीद रहे हैं, तो इनसे पैसा जाएगा। प्लस शेयर कैपिटल के ऊपर डिविडेंड पे करना पड़ता है और इंटरेस्ट डिबेंचर के ऊपर लोन डिबेंचर्स और लोन वगैरह के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ये माइनस हो जाएंगे। एक बार देखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या प्लस होंगे। शेयर कैपिटल इश्यूड, लोन टेकन, डिबेंचर इश्यूड, ये सब चीजें। माइनस क्या होंगे? डिबेंचर रिडीम, लोन रीपेड, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड, फाइनल डिविडेंड पेड, प्रपोज डिविडेंड पेड, ये सारे माइनस में हो जाएंगे। पॉजिटिव आ गया तो फ्रॉम, नेगेटिव आ गया तो यूज्ड, तीनों का टोटल कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी का। क्या निकल के आ जाएगा फिर? अगर पॉजिटिव में आ गया तीनों का टोटल, तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एक बार बोलना मेरे साथ साथ, नेट। और अगर आ गया माइनस में तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद उसमें कर देंगे ओपनिंग कैश वगैरह ऐड, तो आंसर आ जाएगा क्लोजिंग कैश। मतलब नेट इंक्रीज में प्लस कर देना ओपनिंग कैश, तो आंसर आ जाएगा क्लोजिंग कैश। क्वेश्चन नंबर 5 पे आना। आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस डेली करने हैं हमने, क्योंकि वाइवा वाला टीचर आपसे आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चन पूछेगा। और जो मैंने आपको बोला था ना, एग्जाम में 7 या 8 मार्क्स का आना है। 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन पेपर का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन होता है वो कैश फ्लो का 6 नंबर वाला होता है। सर एक बार फिर से बताना क्या बोल रहे हो। हमारे पास क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा, तो क्वेश्चन पेपर का जो आखिरी क्वेश्चन होता है, लास्ट क्वेश्चन, अगर ये चीजें क्लियर होंगी ना, थोड़ी विजन में बैठेंगी, तो थोड़ा सा इजी रहता है हमारे लिए, क्लैरिटी मिलती है। जो लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 34 सीबीएसई का, वो कैश फ्लो का ही होगा, 6 मार्क्स वाला। इसके बाद शुरू होगा पार्ट बी, कुछ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। याद है एक दिन पहले भी बोला था, फाड़ देना बेटी भैया, उसको फाड़ देना, क्योंकि मेरा एक लाल पीला नीला गुलाबी बेचारा इस बार वो पेपर में क्वेश्चन कराया था। ये कहानी पहले भी बताई थी आपको, है? आता नहीं था, कहता एमसीक्यू थे। मेरे को लग तो रहा था, मैंने कभी देखा तो नहीं है। मतलब आप सोचो, बच्चा ये बोल के गया है। एक बार के लिए 10 सेकंड में क्लियर कर देता हूं। ये होता है जी आपका पेपर। सबसे पहले आएगा पार्ट ए। पार्ट ए में क्या होती है हमारी? पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट, शेयर डिबेंचर, यानी कि बुक 1 और बुक 2, 60 नंबर की। बात समझ में आती है? पार्ट ए दोनों मिक्स आएंगे, शेयर पहली बुक और दूसरी बुक, पार्टनरशिप और शेयर डिबेंचर। फिर आता है भैया पार्ट बी। पार्ट बी थर्ड बुक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेजर सब हेड, रेशियो और कैश फ्लो, जिसका आखिरी अंतिम क्वेश्चन होगा कैश फ्लो का 6 नंबर वाला, 20 मार्क्स। लेकिन पार्ट बी में सीबीएसई ऑल ओवर इंडिया चॉइस देता है। पार्ट बी में चॉइस आती है, मतलब यहाँ पे जैसे ही कैश फ्लो का क्वेश्चन खत्म होगा, वहां पे लिखा होगा और, कि आप ये वाले 20 मार्क्स, जिसको कैश फ्लो एफएस नहीं आता, तो नीचे वाला कोई कंप्यूटराइज अकाउंटिंग ऐसा कुछ होता है, मैं नलायक हूं उसमें, मेरे को नहीं पता, आप उसके एमसीक्यू या कुछ और सोल्व कर सकते हो। आप लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है वो, क्योंकि आपके स्कूल या हमारे स्कूल उसको पार्ट को लेते ही नहीं है, कंसीडर नहीं करते। तो सीबीएसई में जो हमारे फॉर्म भरे जाते हैं वो यहां तक भरे जाते हैं। बेचारा मेरा लाल पीला मुझसे पढ़ के गया था, किसी अच्छी जगह पढ़ जाता तो ये वाले सोल्व शायद वो सारे करा था, अभी थोड़े करके आया था। तो पार्ट बी बेचारा करके आया, कहता भैया लिखा हुआ था 20 मार्क्स के हैं, लिखा हुआ था विच ऑफ द नोट फॉलोइंग इज द कंप्यूटर। कंप्यूटर कहता मैं ए बी सी डी ऐसे करा है। कहता बाद में, कहता सर मैंने ना 10 सेकंड तो वो करी है, बाद में मेरे को लग रहा है ये है नहीं। तो थोड़ा सा आप देख लेना भैया। तो इसलिए जो ये पार्ट बी, पेपर में क्या बना, नंबर आ गए थे वो ठीक ठाक था, 60 से 70 एक नंबर उसके अकाउंट्स में आ गए थे भाई, 100 में से कह रहा हूं। तो आप लोगों को जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ये पार्ट भी अगर कहीं पे दिख जाए तो इसको यहीं पे यहीं फाड़ देना, ठीक है जी। चलो जी, हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ मैं आपको मेनली बता क्या रहा था, इधर देखना एक बार। जो हमारा पार्ट बी आएगा, जिसका आखिरी क्वेश्चन तो 6 नंबर का कैश फ्लो होगा, ठीक है। लेकिन पार्ट बी का इधर सुन लो यार, पार्ट बी का जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा एमसीक्यू, पहले 4 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू, 4 या 3, उसमें से एक तो कैश फ्लो का पक्का ही होता है। हमारी अच्छी किस्मत है तो 2 कैश फ्लो के आ जाते हैं, तब रेशियो का फिर 1 आएगा। तो 1 या 2 क्वेश्चन कैश फ्लो के होते हैं, जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन क्या बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आइटम ऑफ इन्वेस्टिंग। मतलब वो ना 4 आइटमें दे देंगे, 3 इन्वेस्टिंग की दे देंगे, 1 ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग की दे देंगे,
तो वो हमें पहचाननी होगी, तो ज्यादातर आइडेंटिफिकेशन वाला क्वेश्चन आता है। दूसरा वाइवा में तो मैंने आपको बताया है टीचर भर भर के पूछेगा, 5-6 आइटम्स बोलेगा आपके साथ काउंटर अटैक में, सवाल जवाब सवाल जवाब सवाल जवाब, तो आपको बताना पड़ेगा कैश है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है। तो उस हिसाब से हमें ये आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चन डेली करने हैं। एक मैंने उस दिन करा दिया था परसों वाली क्लास में, अभी मैं 5th पे आ रहा हूं एक बार के लिए, क्योंकि मेरे को ना अभी 6th क्वेश्चन प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है, तो उस वजह से मैं क्वेश्चन 2, 3, 4 नहीं करा रहा, 5 करा रहा हूं। आओ जी, सिर्फ और सिर्फ हम कर रहे हैं ओरली, कोई कॉपी पे नहीं करने। पहला, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर 10 लाख एट कैश डिस्काउंट। पहले बताना है इनफ्लो के आउटफ्लो। ये इनफ्लो है, एक्टिविटी कौन सी है, डिबेंचर, ये बनेगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बुक में मत लिखना इसके आंसर्स, ठीक है जी, बुक में मत लिखना, अगली बार के लिए क्वेश्चन डेड हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन तंग कर देगा, जिसको कॉन्सेप्ट आते हैं वो खुश हो जाएगा, खुश नहीं मतलब वो आंसर बता पाएगा। इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर, वेंडर जिससे मैंने मशीन खरीद दिया उधार पे, फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी। सर ये वो टॉपिक है डिबेंचर वाला, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये आउटफ्लो है, गलत है आंसर। आगम मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, यह देखा भाई साहब, जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता पहला जवाब आता है आगम का, तुक्के से नहीं आता, सबसे बड़ी बात है ये। यार इशू ऑफ डिबेंचर्स है टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ मशीन, मशीन खरीदी, डिबेंचर दिए, बताओ कैश कहाँ आया है, ना कैश आया ना कैश गया, क्या आया है, क्या गया है। तो वाइवा वाला इस क्वेश्चन पे फंसाएगा आपको, इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट है वहां पे फंसाएगा वाइवा वाला। तो यहां पे सर फिर आंसर क्या लिखना है हमने, नो कैश फ्लो, ठीक है। तीसरा, परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स, यार तो परचेज ऑफ ओन डिबेंचर है, कुछ ना दिमाग लगाओ, परचेज ऑफ ओन डिबेंचर पैसा आ रहा है कि जा रहा है खरीदने से, बस बात खत्म। आउटफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी डिबेंचर, ठीक है ना, परचेज मतलब पैसा, आउटफ्लो डिबेंचर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीसरा, फोर्थ, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउटफ्लो फाइनेंसिंग, क्योंकि पैसा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5th बार बार पूछा जाएगा, हर बच्चे को सताया जाएगा वाइवा के द्वारा भी, और प्री बोर्ड में तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो एडजस्टमेंट आएंगी ना 3-4, उसमें से एक ये वाली आने वाली है। फिर से है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय कन्वर्टिंग देम इनटू इक्विटी शेयर्स, क्योंकि ना पैसा आ रहा है ना जा रहा है। हम पता क्या बोल रहे हैं डिबेंचर वाले बंदे को, भाई तेरे डिबेंचर कैंसिल कर देते हैं, उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देते हैं, अब तो कंपनी का लेंडर नहीं है, लेनदार, अब तो कंपनी का मालिक हो गया। मतलब हमने उसको डिबेंचर के बदले में पैसा देना था ना, हमने पैसा नहीं दिया, उसके डिबेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, क्या कन्वर्जन आउटफ्लो या इनफ्लो होगी, तो ये भी आएगा नो फ्लो। ये पेपर में क्वेश्चन प्री बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला 5वां। 6, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स आउटफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। परचेज ऑफ पेटेंट आउटफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 7th, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। ओल्ड फर्नीचर रिटर्न ऑफ, ये भी एक तरह से लॉस ऑन सेल है, लॉस ऑन सेल या डेप्रिसिएशन है, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा। पता है कहां पे, ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वहां पे 7-8 आइटम्स है राइट ऑफ वाली, वहां पे दिखेगा ये आपको। पेमेंट, ये तो सीधा ही आ गया पेमेंट, ये तो पता लग गया आउटफ्लो है। रेंट, दुकान का रेंट है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आउटफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज टू प्रॉफिट, यार एक तरह से डेप्रिसिएशन है, तो बताओ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो हो जाएगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, वैसे तो इधर ना डिक्लेरेशन होता है, लेकिन हमारी बुक के हिसाब से डिक्लेरेशन वाले भी वो हो जाते हैं, क्या कहते हैं, एक्चुअली डिक्लेरेशन वाले 2 जगह जाते हैं ये वाले। ऑपरेटिंग में ऐड, वो याद है 4 चीजें ऐड करते थे, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ये उसी का पार्ट बन जाता है। प्रपोज डिविडेंड को ही बोलते हैं फाइनल डिविडेंड, ठीक है जी। बाकी इनकेस जो जो डाउट होते हैं आप अपनी बुक में इलस्ट्रेशंस में करते रहना यार, ये वाले वाइवा वाला टीचर पूछेगा, ठीक है जी। प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहला पार्ट शुरू कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। स्पेस लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट, स्पेस लिमिटेड बता सकते हो ये प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक, कैसे पता लगा, लिमिटेड वर्ड है तो पब्लिक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड से कैसे,
तो पीबीटी या प्राइवेट लिखा होता। कह रहे हैं उसने प्रॉफिट बनाया, मेन लाइन कहीं पे पढ़ना, आफ्टरवर्ड दिया हुआ इसी में ही, आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स, यानी कि उसने डेप्रिसिएशन, सेल ऑन लैंड, लॉस, ये सारा कुछ प्लस नहीं किया हुआ, कंसीडर किया हुआ है। प्लस वालों को प्लस किया होगा, माइनस वालों को माइनस किया होगा। सिंपल हमारी ट्यूशन के हिसाब से अगर मैं इसको डीकोड करूं, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि पी एंड एल वाला अकाउंटेंट प्रॉफिट कैलकुलेट करके शीट दे गया कैशियर को, कहता अपने आप कैश फ्लो बनाते रहना। बना लेंगे जी, डरते हैं हम तेरे से। तो 5 लाख का प्रॉफिट है आफ्टर कंसीडरिंग, ये आफ्टरवर्ड हमेशा होएगा क्योंकि वो पी एंड एल अपनी तरफ से तो सही बना के गया है। 4 चीजों का उसने वो बता दिया। यार उसके नीचे देखो, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, इसको देख के देखना क्या फील आता है, ये क्या आइटम्स हैं? ये बैलेंस शीट की आइटम्स हैं। आपको पता है क्या आइटम्स हैं? ये करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी है। आप देखो सारी करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटी है, जिसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट को आई विल इग्नोर क्योंकि उसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेंगे। मैंने बोला था ना कुछ साल पहले लड़ाई झगड़े थे, हाथापाई तक बात पहुंच गई थी। कहते बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी लिखते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में उसको लोन मानते हो। तो उस हाथापाई के बाद इन्होंने बोला आज से करंट लाइबिलिटी नहीं मानेंगे, फाइनेंसिंग में मानेंगे। तो इसलिए जब भी बैंक ओवरड्राफ्ट आए इसको करंट लाइबिलिटी का पार्ट नहीं मानेंगे। हो सकता है शायद हमारा आंसर मैच ना हो इसकी वजह से, 0.1% चांस है, लेकिन होगा नहीं ऐसा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, अब फॉर्मेट हमने पहली बार बनाने। क्वेश्चन नंबर बोलना क्या था? लिखो जी कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग, साल ढूंढो, है पड़ा, फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2025। ये मैं बनाऊंगा ऐसे 2 कॉलम, ऐसे 2 कॉलम बना के चलूंगा। अब इसमें मैं लिखूंगा सबसे पहले पॉइंट नंबर ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो पहले यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, ऊपर मैंने फॉर्मेट का नाम लिखा है, नीचे मैं कैटेगरीज भी डालूंगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहले आएगा प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन। बताना क्वेश्चन में कितना गिवन है? नहीं 75,000 नहीं था, 5 लाख, 5 लाख रुपीज। ये जो दूसरे वाला ये डिब्बा है ना, ये बस थोड़ा बहुत ही काम आता है, लेकिन बनाना पड़ेगा हमें। प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन। अब इसमें मैं वो 4 चीजें पहले मैं लिख रहा हूं। लिखो जी 4 चीजें ऐड वाली। सबसे पहले लिखो जी ऐड इंटरिम डिविडेंड, चारों चीजें जिसको आती हैं अपने आप लिख लो। इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, इसी को कभी कभी फाइनल डिविडेंड भी बोलते हैं, और होता था ट्रांसफर टू रिजर्व और टैक्स मेड, है ना, और आएगा टैक्स मेड। अब इन 4 चीजों को मुझे इसमें प्लस करना है। ढूंढो हमारे क्वेश्चन में है ये 4 आइटम्स। देखो करंट एसेट करंट लाइबिलिटी में तो बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान से देखोगे इन्वेंट्री रिसीवेबल ये है, इन 4 जगह ही मिल सकता है। वो भी डेप्रिसिएशन, लॉस, गेन, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कुछ भी नहीं है। तो इसको डैश बना के प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5 लाख। आलसी बच्चों का कॉमन डाउट, सर है नहीं तो हमें हर क्वेश्चन में लिखना है? नहीं, हमें सिर्फ 4-5 क्वेश्चंस में लिखेंगे ताकि मेरे को याद हो जाए, उसके बाद जब होगा तब लिखेंगे, अदरवाइज नहीं। यानी कि आने वाले 2 दिन हम हर क्वेश्चन में लिखेंगे, जैसे मेरे 4-5 क्वेश्चन हो जाते हैं, उसके बाद अगर होगा तो लिखेंगे, अदरवाइज नहीं। अब इसमें मेरे को ऐड करने, किसी को याद है फॉर्मेट? जल्दी बोलो, तुम्हें नहीं याद, तुम नलायक हो। ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये हेडिंग है, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें सबसे पहला क्या दिया हुआ है? डेप्रिसिएशन। इसको मैं क्यों ऐड कर रहा हूं, किसी को रीजन बताओ तो? क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंसेस था। ऐड कर दो डेप्रिसिएशन, वैल्यू बोलो। अच्छा जी, सेकंड आइटम है गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। तो मैं थोड़ा सा नीचे जाऊंगा, इधर देखो थोड़ा सा नीचे जाऊंगा, लिखेंगे लेस नॉन कैश
एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। 2-3 क्वेश्चन के बाद इन दोनों का मैं एक कॉमन नाम आपको दिलवा दूंगा, फिर हम दो अलग अलग हेडिंग नहीं बनाया करेंगे, एक ही हेडिंग बनाया करेंगे। तो गेन जो है, हम इसको एक बार के लिए लॉजिक के साथ देखते हैं। क्या प्रॉफिट ये कंपनी में ही हुआ है? द आंसर इज यस, कंपनी में ही हुआ है। क्या P&L वाले को कंसीडर करना चाहिए था? यस। तो P&L वाले ने कंसीडर किया है, लिखा हुआ था ना आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग, मतलब उसने कंसीडर किया तो उसने प्लस कर दिया था। क्या ये मेरी ऑपरेटिंग का पार्ट है? किसका पार्ट है? इन्वेस्टिंग का ना। तो ये इन्वेस्टिंग वाली एक्टिविटी में जाना चाहिए, इस वजह से यहां से हटा रहे हैं, उसको माइनस कर रहे हैं। तो करो जी गेन, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड माइनस करो कितना है। किसी को लिखना है तो लिख देना, पहले P&L में ऐड हो रखा है तो याद रह जाएगा, पहले P&L में ऐड हो रखा है। उसके बाद है लॉस ऑन सेल, लॉस जो है मेरा P&L में माइनस हो चुका होगा, ऐड कर देंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 48,000। क्या P&L में लॉस माइनस होना चाहिए था? द आंसर इज यस, P&L में होना चाहिए था, उसने किया भी है। मैं कैश फ्लो की वजह से उसको हटा रहा हूं, क्यों? क्योंकि सेल ऑफ इक्विपमेंट है, इन्वेस्टिंग का पार्ट है, तो यहां से हटाओ इसको। P&L वाले ने माइनस कर दिया था, मैं कैंसिल करके प्लस कर रहा हूं। उसके बाद है चौथा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिटर्न ऑफ, फिर से डेप्रिसिएशन है। लिखो जी ऐड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहां पे आना चाहिए? फाइनेंसिंग में आना चाहिए। इक्विटी शेयर कैपिटल कहां पे आनी चाहिए? फाइनेंसिंग में। और रिटर्न ऑफ यानी कि सॉर्ट ऑफ ये डेप्रिसिएशन का काम करती है, तो इसलिए ऐड कर दो। कितना? 25,000। अब आपकी मर्जी है 25,000 के नीचे तक पहले टोटल निकालना है, वो भी आपकी मर्जी है, नहीं निकालोगे तो भी कोई चक्कर नहीं है। मैं तो नहीं निकालता होता, मैं सीधा 1,05,000 के बाद निकाल लूंगा। मैं भूल गया इसको क्या लिखते थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। 587 7 8 15 15 20 1,60 660 555 555 555 000। अब आया पूरे क्वेश्चन का सबसे वाहियात बेकार पॉइंट, एड डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। मेन दुविधा पता है क्या है? पेपर में पूरा लिख के आना है, डिक्रीज को भी करंट एसेट को भी, और इसी के नीचे हम बना देंगे लेस का। तो इसका लेस अपोजिट बना दो, डिक्रीज इन करंट एसेट है तो इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। तो एक काम करते हैं, 555 को इधर लेके चले जाते हैं, 555 को बाहर लेके चले जाते हैं, 555 को बाहर लेके चले गए। उसके ऊपर लाइन लगाई है क्योंकि वहां तक टोटलिंग हो चुकी है, उसके नीचे लाइन नहीं लगाई। अब पढ़ते हैं जी कैसे इसको सोचना होता है। आ जाओ, फर्स्ट आइटम है इन्वेंट्री, बताना करंट एसेट है कि करंट लाइबिलिटी है? करंट एसेट है। अब दिमाग खोलने वाली चीज, 2023 पीछे है, ठीक है जी, ये लग रहा है हाँ पेपर में, और हम इसको इतना लाइटली ले जाते हैं, तो इसको कंसीडर करने। पहले था 185, 185 से 167 हो गई है, डिक्रीज है कि इंक्रीज है? कितना डिक्रीज हुआ है? 18,000। तो डिक्रीज इन करंट एसेट है, ढूंढो कहां पे आ रहा है, ऐड में के लेस में? हाँ तो लिखो जी क्या था, इन्वेंट्री डिक्रीज, इन्वेंट्री डिक्रीज, जितना डिक्रीज हुआ उतना लिखेंगे 18,000। ठीक है जी, बात समझ में आती है? इन्वेंट्री डिक्रीज हुई है 18,000 से। सेकंड आइटम ढूंढो, सेकंड आइटम है रिसीवेबल, डेटर्स को बोलते हैं। डेटर बढ़ गए 3,000 से, डेटर्स बढ़ गए 3,000 से, तो ये नीचे वाली कैटेगरी में आ रहा है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स में। ऐड कर दो, नहीं ऐड नहीं, ये लेस वाले हैं, लेस कर दो, डेटर्स इंक्रीज 3,000 माइनस में, तो ब्रैकेट का साइन डालेंगे। थर्ड आइटम अपने आप ट्राई करो, तभी कॉन्फिडेंस आएगा थोड़ा थोड़ा। प्रीपेड एक्सपेंसेस मैं बता देता हूं, करंट एसेट्स होते हैं, तो अब देखो कम हो रहे हैं कि बढ़ रहे हैं?
कम हो रहे हैं, कहां पे आने चाहिए, ऐड वाले में कि माइनस में, ऐड वाले में आएंगे। ऐड कर दो प्रीपेड एक्सपेंसेस, मेरे हिसाब से 8,000 आएंगे, 8,000, 8,000। तू 3,000 पता नहीं कहां से नींद में बोल रहा है। तो मेरे तो 8 का है पड़ा ना, सॉलिड रीजन, 8,000 लिखे हुए उधर क्लोजिंग। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। सर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये जो है ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है इस चैप्टर में। तो सर इसका क्या करें बेटा, इसको टाटा बाय बाय करो फिलहाल। अगला करंट पेबल, पेबल का मतलब करंट। बोलो किसी को डाउट आया है कैश इन हैंड में? कैश इन हैंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, ओपनिंग और क्लोजिंग कैश, वो तो पूरे फॉर्मेट के सबसे नीचे जाएगा, ऑपरेटिंग में नहीं आता। पेबल करंट लाइबिलिटी, 95 से एक साथ हो गई, 12 बढ़ गई करंट लाइबिलिटी। देखिए जी करंट लाइबिलिटी का बढ़ना किस तरफ है, प्लस में है। पेबल इंक्रीज, पेबल 95 से हो गए एक साथ 12,000 प्लस में। उसके बाद है जी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्या लगता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किस में उतना होगा? करंट लाइबिलिटी बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? 13 से 9 कम हो रहे हैं, फिर कम होना नीचे आ रहा है, माइनस लिखेंगे एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग डिक्रीज, देखना कितने डिक्रीज हुए हैं। तो अब हम एक काम करते हैं, सारी हो गई, बैंक ओवरड्राफ्ट को नहीं लिखना, वो फाइनेंसिंग का पार्ट है, हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। सबसे पहले इधर देखो 12,000 के नीचे लाइन लगाओ, 12,000 के नीचे लाइन लगाओ, इनका टोटल करना कितना बनता है? तो 34,000 को बाहर प्लस कर दो, ऊपर 555 में प्लस करना है ना, तो तीनों का टोटल के नीचे लाइन लगाओ और 34,000 को बाहर लिख दो। 34,000 के बाद लाइन मत लगाना क्योंकि अभी माइनस वाली आइटम पेंडिंग है। इसका टोटल कितना आ रहा है? 7,000 को बाहर लिख दो, क्योंकि अब तीनों का टोटल करना है, अब जाके आप लाइन लगा सकते हो यहाँ पे 7,000 के नीचे। तो 34, 27, 7, 62 और हाँ 582, 5,82,000 मेरा पॉजिटिव में आया है। भगवान का नाम लेके पीछे आंसर चेक करो, कहीं बैंक ओवरड्राफ्ट ने तो नहीं कुछ झमेला डाल दिया। तो इसको लिखेंगे कैश फ्लो, मतलब मुझे डाउट नहीं है, तुम्हें होगा तो इसलिए तुम चेक कर लो, मेरे हिसाब से ठीक होगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। हाँ शुभारंभ सर अच्छा हो गया तो अंत भी अच्छा होगा। हाँ ओके टाटा बाय बाय, डाउट है तो पूछ लो।